हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है फार्माकोलॉजी में वो है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स। सो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या होती हैं, उनका क्या यूज़ होता है ना, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे। फर्स्टली हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग क्यों देते हैं। मतलब नॉर्मली ये होता है ना कि कोई भी डिसीज़ होती है, हम हमेशा, जैसे अभी कोरोना वायरस भी होता है, हम हमेशा ये बात कहते हैं अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें अपना इम्यून सिस्टम सप्रेस करना पड़ता है। तो अगर मैं फ़र्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो फर्स्ट होती है ऑटो इम्यून डिसीज़। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज़। अब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही सेल्स, बॉडी ऑर्गन, उनको ही एंटीजन समझकर उन्हें हार्म करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ डिसीज़ कंडीशन अराइज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आती है आपकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब किसी पेशेंट का, है ना, कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट, तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या सोचते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जेनेटिकली सारे टेस्ट वगैरह करके वो वर्क करने लगे पेशेंट की बॉडी में, वो जैसे सुटेबल, मतलब सब कुछ। तो वहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि हमारा इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को एंटीजन समझ के उसे हार्म पहुँचाए ताकि पेशेंट की भी लाइफ रिस्क में। तो उस कंडीशन में भी हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हम इसमें देखेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। हालांकि ये मैं आपको फर्स्ट शुरू में इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स में डिटेल में इम्यून सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द होस्ट फ्रॉम हार्मफुल फॉरेन मॉलिक्यूल्स। होस्ट क्या होता है? जिसकी बॉडी पे कोई पैथोजन अटैक कर रहा होता है, या वो पर्सन जो किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा होता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है? उस पैथोजन, उस माइक्रोब, उस फॉरेन मॉलिक्यूल से उससे प्रोटेक्ट करता है। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है एलोग्राफ्ट इंट्रोडक्शन कैन एलिक्ट डैमेजिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जो एलोग्राफ्ट क्या होता है? स्किन ग्राफ्टिंग होती है ना, कई केसों में बर्न्स वगैरह में हमारी खुद की स्किन थाई पे से लेकर या कहीं से उसे ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो कभी कभी उस कंडीशन में भी हमारा सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी करके उसको रिजेक्ट करने लगता है। तो उस कंडीशन में भी हम कौन सी इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया इम्यून सिस्टम इंक्लूड टू मेन आर्म्स। इसके दो मेन आर्म या दो तरीके के होते हैं, दो टाइप है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें जैसे हम टी सेल से भी जानते हैं, है ना, और ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसे हम बी सेल से भी जानते हैं। अगर आपको इम्यूनोलॉजी डिटेल में पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन आज हमारा लेक्चर है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है? इम्यूनोसप्रेशन is there any agent that cause immunosuppression including immunosuppressive drugs and some environmental toxins। immunosuppressant वो एजेंट होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इंक्लूडिंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। One of the primary use of immunosuppressant drug is to lower the body's ability to reject or transplanted organs such as liver, heart और kidney। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये बॉडी की एबिलिटी या लड़ने की क्षमता को कम कर देता है। किस केस में? जब हमारे को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, जैसे लीवर, हार्ट और किडनी, ताकि वो ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, पेशेंट के बॉडी से वर्क करने लगे। इस कंडीशन में हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इम्यूनोसप्रेशन का। उसके अलग अलग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इसे क्लासीफाई करा गया है। फर्स्ट है सिलेक्टिव इनिबिटर्स ऑफ साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड फंक्शन। तो साइटोकाइन क्या होता है? व्हाट इज़
साइटोकाइन, सॉरी, साइटोकाइन एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है, या हम कोई कह सकते हैं केमिकल सब्सटेंस होता है। कब रिलीज़ होता है? जब इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होता है ये, ठीक है, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस। जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है तो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, साइटोकाइंस वगैरह, जो एक सिग्नल्स देते हैं बॉडी में, है ना। तो ये उस मतलब वो कब होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है ना, वो हार्म हो रहा होता है एंटीजन्स, तो ये उस सिग्नल्स को, साइटोकाइंस को, है ना, मतलब एक तरीके से सिग्नल देता है कि हाँ भाई एंटीजन आ गया, उसे किल कर दो। तो ये उसको इनिबिट करता है, मतलब साइटोकाइन को ही इनिबिट कर देता है ताकि वो प्रोड्यूस ही ना हो, सिग्नल ही ना दे पाए, उसका फंक्शन ही ना हो पाए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है साइक्लोस्पोरिन, सिरोलाइमस, टैक्रोलाइमस। फिर कुछ एंटीबॉडीज़ होती है जिसमें एलिमेट्रोजुमाब, एंटीथाइमोसाइड ग्लोबुलिन्स, बेलिजिमैब, डैक्लिजोमाब, म्यूरोमोनाब। फिर कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एंटीमेटाबोलाइट होती है, एजिथियोप्राइन, माइकोफिनोलेट मॉर्फेटिल, माइकोफिनोलेट सोडियम और एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, मिथाइल प्रेडिनोसोलोन, प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन। मैंने पहले भी बताया, आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक दो भी कर सकते हो फॉर थ्योरी पर्पस। अब इनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, उनका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्टली जैसे मैंने इम्यूनोसाइटोकाइंस का आपको बताया कि ये उसके सिग्नल्स को ही रोक देता है ताकि वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ही ना हो पाए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही ना हो पाए, ठीक है। फिर सेकंड आता है इनिबिटर ऑफ साइटोकाइन जीन एक्सप्रेशन। साइटोकाइन जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे, जेनेटिक टेस्टिंग्स वगैरह होती है, तो क्या होता है, जब कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, बैक्टीरियल, वायरल या कुछ भी, है ना, तो हमारे जो जीन्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है? म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है? कोई भी एल्ट्रेशन या चेंजेस आना उस जीन में, जो क्या कॉज कर देते कोई भी डिसीज़ कंडीशन। तो ये उस जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है? इनिबिट कर देता है, ठीक है। फिर जिसका एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज़ अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी होती है। फिर थर्ड आता है आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ये क्या करते हैं? जो रेप्लिकेशंस होता है, जब कोई एंटीजन एंटर करता है ना, रेप्लिकेशन, प्रोलिफरेशंस, ये सब जो प्रोसेस होते हैं, जिसे अभी हमने एंटी मेटाबोलाइट्स भी कहा था, ये उसको इनिबिट कर देता है। प्यूरिन और पेरामिडिन सिंथेसिस या रेप्लिकेशन को इनिबिट करते हैं, ठीक है। जिसके एग्जांपल है एजिथियोप्राइन, है ना, मिथोट्रेक्सेट, ये हमने अभी पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, ठीक है। फिर फोर्थ आता है आपका इम्यूनोसप्रेसिव एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडीज़ जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। इंटरफेरॉन क्या होती है? इंटरफेरॉन स्पेशली डिज़ाइन करी जाती है फॉर वायरल प्रोटीन होती है ना। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, और इनका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अगर हम इनका कंबाइंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो हम देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, दे ऑल फंक्शन टू प्रिवेंट एलोग्राफ्ट रिजेक्शन बाय प्रिवेंटिंग और इनिबिटिंग सेल एक्टिवेशन, साइटोकाइन प्रोडक्शन और डिफरेंशिएशन एंड और प्रोलिफरेशन। मतलब इनका ओवरऑल एक्शन क्या होता है, जो भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं या एलोग्राफ्ट करते हैं, तो उसमें जो टाइम क्या इनिबिट करना है, एक तो साइटोकाइन को, ठीक है, को इनिबिट करते हैं, सेल प्रोलिफरेशन को इनिबिट करते हैं, ठीक है, ताकि वो सेल रेप्लिकेट ही ना हो पाए, है ना, एंटीबॉडीज ही ना बना पाए। जीन एक्सप्रेशन को इनिबिट करते हैं आपके, ठीक है। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। और अगर हम साइक्लोस्पोरिन का भी यहाँ पर देखें तो क्या कैसे करते हैं, हमने पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन दी, वो बाइंड हुई साइक्लोफिलिन के साथ, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स इनिबिट हुआ कैल्सिनियम, जो डिक्रीज़ करता है टी सेल एक्टिवेशन, जो टी सेल जो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, और IL-2 प्रोडक्शन। IL-2 क्या होता है? इंटरल्यूकिन
जो साइटोकाइंस को क्या देता है, सिग्नल देता है, प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का। तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स क्या ड्रग होती हैं, वो ड्रग्स होती है जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। क्यों करती है, ताकि जो हमारी बॉडी में जैसे जो कंडीशंस अप्लाई होती है, जब हम एलोग्राफ्टिंग करते हैं या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो वो उस ऑर्गन या एलोग को हार्म ना पहुँचाए, है ना। या कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी को ही मतलब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद को एंटीजन समझ कर उसे हार्म पहुंचाने लगता है, तब हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये साइटोकाइन को, सेल प्रोलिफरेशन, जीन एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है बाय इनिबिशन ऑफ साइटोकाइनिन, है ना, ये अलग अलग ड्रग्स के थ्रू। अगर अब हम इसका यूज़ की बात करें, जैसे हमने बताया था कि फर्स्टली यूज़ होती है ऑटो इम्यून डिसीज़ में। तो ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, तो इसमें अलग अलग ड्रग यूज़ होते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में प्रेडनिसोन, है ना, मेरकैप्टोप्यूरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में भी प्रेडनिसोन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेरकैप्टोयूरिन, एज़ेथियोप्राइन, हाई डोज एंड ग्लोबुलिन। फिर नेक्स्ट यूज़ अगर हम इसका देखें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमने इसकी बात करी, रीनल ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। रीनल मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन, एज़ेथियोप्रिन, प्रेडनिसोन, ALG और टैक्रोलाइमस। लीवर में साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोन, एज़ेथियोप्रिन, टैक्रोलाइमस। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, प्रेडनिसोन, मेथोट्रेक्सेट, ALG, टोटल बॉडी रेडिएशन। तो ये थे यूज़ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम बात करें साइक्लोस्पोरिन के, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी को डैमेज करता है। हाइपरटेंशन, हिर्सुटिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिर्सुटिज्म में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल ना बढ़ जाता है, जिसकी वजह ये अगर मेल में तो बढ़ ही जाता है, अगर फीमेल में बढ़ जाता है तो कौन सी डिसीज़ कंडीशन एराइज होती है, दैट में कॉज PCOS। PCOS क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कॉज करता है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन किस पे अफेक्ट करती है, आपकी ओवरी पे, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। फिर सेकेंड है हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस क्या कंडीशन होती है, बॉडी में क्या होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, कहीं भी मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में भी, ठीक है। जिंजिवल हाइपरप्लेजिया होता है। फिर टैक्रोलाइमस का क्या यूज़ है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें टॉक्सिन करने लगता है। हाइपरटेंशन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, डायबिटोजेनिक मतलब डायबिटीज़ कॉज कर देता है। एलोपेशिया, एलोपेशिया क्या होता है, एलोपेशिया इज हेयर लॉस। फिर है एज़ेथियोप्राइन, एज़ेथियोप्राइन का क्या यूज़ है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, एक्सेसिव सप्रेस कर देता है कई बार, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसीज वगैरह जो फॉर्म होने में प्रॉब्लम आती है। हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर में टॉक्सिसिटी कर देता है। ल्यूकोपीनिया कर देता है। ल्यूकोपीनिया क्या होता है, लो वाइट WBC मतलब लो वाइट ब्लड सेल काउंट, WBC के जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि हम कर ही रहे हैं इम्यून को सप्रेस, कभी कभी एक्सेसिव लो हो जाते हैं, ठीक है। फिर है माइकोफिनोलेट मोफेटिन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, बोन मैरो सप्रेशन, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ल्यूकोपीनिया, ये सब कॉज करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑस्टियोपोरोसिस कर देता है, ठीक है।
हिर्सुटिस जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, हाइपरट्राइकोसिस, हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी में कहीं भी, डायबिटिक कॉज हो जाता है। तो ये था हमारा ओवरऑल इम्यूनोसप्रेशन ड्रग। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, क्योंकि तो वो ड्रग्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि बॉडी की एबिलिटी कम करती है इन केस ऑफ अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है या ऑटोग्राफ्ट होता है या ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, ताकि हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो एंटीबॉडी से। ठीक है, इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये अलग अलग तरीके से बाय सेल प्रोलिफरेशन, जीन एक्सप्रेशन से इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। ठीक है, फिर इनके यूजेस हमने बताया कि ऑटो इम्यून डिसीज में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होता है। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आई होप यू गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो भी बोल सकते हो कि आपको ये टॉपिक समझना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।